प्रमुख सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में आईबीएसए नेताओं की बैठक में लेंगे भाग। दक्षिण अफ्रीका सहित कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। जोहान्सबर्ग में हुई त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच और गहरा होगा लोकतांत्रिक सहयोग। हमास और इजरायल ने एक दूसरे पर लगाया संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप। गाजा पर इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। छप्पनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज तमिल फिल्म लॉकडाउन का होगा वर्ल्ड प्रीमियर। मास्टर क्लास के साथ ही लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक का भी होगा आयोजन। और मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन में दौड़े हजारों लोग। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में फिट इंडिया का दिया गया संदेश। सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी छठे आईबीएसए शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ये सम्मेलन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी वार्ता करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये पहल उभरती प्रौद्योगिकियों में 3 महाद्वीपों और 3 महासागरों के लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच सहयोग को गहरा करेगी। पीएम ने लिखा कि ये पहल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और एआई को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता प्रदान करेगी। पीएम ने लिखा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जन्मदिन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शुभकामनाएं। सदन में आप अपने शांत व्यवहार और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। सदन में विधायी प्रक्रियाओं को मजबूत करने, रचनात्मक बहस को बढ़ावा देने और संसद की गरिमा बनाए रखने के इनके प्रयास सराहनीय हैं। ये बिना थके संसद को रचनात्मक और जनहितैषी बनाए रखने के लिए काम करते हैं। राष्ट्र की सेवा के लिए ईश्वर उन्हें लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिया के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और मानवीय सहायता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही दोनों के बीच यूक्रेन संघर्ष से जुड़े ताज़ा हालात और मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और स्थायी शांति की स्थापना के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। दुबई एयर शो के दौरान LCA तेजस दुर्घटना में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश सियाल का पार्थिव शरीर आज कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस पर लाया गया। वायुसेना के अधिकारियों, कर्मियों और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। वायुसेना ने विंग कमांडर नमांश सियाल को अंतिम सलामी दी। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश किए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई भी शुरू करे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन से पहले मंदिर परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि अयोध्या धाम का नाम फिर से इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या धाम में होने वाला हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। उन्होंने आगे प्रदेश की समृद्धि की कामना करते हुए लिखा कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह होने वाला है और समारोह की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। श्री राम मंदिर के हर कोने को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हमारे संवाददाता ने मंदिर परिसर के भीतर तैयारियों का जायजा लिया है। इस वक्त दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की टीम मौजूद है अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में, जो नवनिर्मित है, जिसमें 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और इसके पूर्ण होने का कहीं न कहीं शंखनाद करेंगे। हमारे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शिखर पर जहां पताका फहराई जानी है, वहां पर भी तेज रोशनी के साथ लोगों को जो है इस बात का उद्बोध कराया जा रहा है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री आकर के यहीं पर जो है ध्वजारोहण करेंगे। हमारे ठीक पीछे मंदिर के जो है इस वक्त यज्ञशाला में लगातार जो है उस ध्वज की पूजा अर्चना चल रही है। 5 दिनों तक चलने वाली इस पूजा अर्चना का अंतिम चरण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ध्वज पताका के साथ भगवान श्री राम के चरणों में रख करके इसकी पूजा और अर्चना करेंगे। शास्त्रों में यह विदित है कि यदि मंदिर के कपाट बंद हैं और श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो धर्म ध्वजा और कलश के दर्शन मात्र से ही उन्हें इस भव्य मंदिर और भगवान के दिव्य दर्शन के लाभ की प्राप्ति होती है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर पर ही धर्म ध्वजा फहराएंगे, बल्कि त्रेता युग के उन महान ऋषियों की भी जो सप्त ऋषि आश्रम बनाया गया है, वहाँ पर भी आकर के हर मंदिर में वो धर्म ध्वजा फहराएंगे। लगभग 7,000 से अधिक अतिथि यहाँ पर उस दिन मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर को पाने के लिए लालायित अयोध्या पूरी तरह से सजाई जा चुकी है और इसके साथ ही राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि धर्म ध्वजा जिस दिन फहराई जा रही है, उस दिन भगवान राम और सीता का विवाह भी हुआ था और उस विवाह के उस मुहूर्त में कहीं न कहीं जो है धर्म ध्वजा फहरा करके सनातन धर्म की जो एक दर्शन है वह सारी दुनिया को अनुप्राणित करे, इस कामना के साथ यहाँ पर लोग लगातार चले आ रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या राम मंदिर परिसर। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि मंदिर अब पूर्ण हो चुका है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे उनकी अनुभूति भी जानेंगे, मंदिर की खासियत भी जानेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में भी जानेंगे। चंपत राय जी, भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा और अब ध्वज फहराया जाना, ये तीसरा अवसर होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम 25 नवंबर को लेकर के है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी
25 नवंबर के पहले 4 बार मंदिर में आ चुके हैं। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन पर आए। उसके पश्चात एक बार दीपोत्सव पर आए। उसके पश्चात रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री आए। और एक बार जब चुनाव का माहौल था तब भी माननीय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने आए। 4 बार आ चुके हैं, 5वां अवसर है। और ये किसी भी मंदिर के लिए सार्वजनिक होने का सबसे अंतिम प्रसंग है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। ये अवसर है, बहुत अच्छी तैयारियां हैं। 6000 से अधिक समाज के उन बंधुओं को बुलाया है, तो समाज का एक बहुत ही सामान्य वर्ग वो इस आयोजन का साक्षी बनेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हमने कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है। चंपत जी, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ख्याति रही है, भगवान श्री राम जन जन के राम थे, उसी तरह से 25 नवंबर की व्यवस्था भी है कि जन जन यहाँ पर आकर के आलोकित हो सके, इस बात को लेकर के कि 550 वर्षों बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केरल में 23 नवंबर यानी कि आज भारी बारिश, बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्व अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मजबूत होने के कारण अलर्ट बढ़ा दिया है। IMD के मुताबिक केरल और लक्षद्वीप में 26 नवंबर तक गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही सबरीमला तीर्थ यात्रा के चलते पहाड़ी मंदिरों पर जाने वाले भक्तों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 24 नवंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, पलक्कड़ और मल्लपुरम में अलर्ट है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज भारतीय पैनोरमा और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में बहुप्रतीक्षित गाला प्रीमियरों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत AR राजीव निर्देशित तमिल फिल्म लॉकडाउन का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। इसी के साथ हिंदी फिल्म वध 2 भी अपने वर्ल्ड प्रीमियर के साथ चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय खंड में भी 2 प्रमुख फिल्मों का गाला प्रीमियर दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। फ्रांस और कोसोवो की संयुक्त प्रस्तुति ओडिसी ऑफ जॉय और उज्बेकिस्तान की इन परस्यूट ऑफ स्प्रिंग अपने वैश्विक कथानक और संवेदनशील प्रस्तुति के लिए उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है। फिल्म स्क्रीनिंग्स के साथ आज महोत्सव में ज्ञानवर्धक मास्टर क्लास और पैनल चर्चाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर अपनी प्रेरणादायी मास्टर क्लास गिविंग अप इज नॉट अ चॉइस में अपने रचनात्मक सफर और अनुभवों को साझा करेंगे। स्वतंत्र सिनेमा के वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित विशेष महिला पैनल चर्चा ग्लोबल नैरेटिव थ्रू इंडिपेंडेंट सिनेमा भी आज कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इस सत्र में गोल्डन गोबलेट अवार्ड विजेता अभिनेत्री मीनाक्षी जैन, फिल्म मेकर और नॉर्थ ईस्ट प्रतिनिधि रजनी बसुमतारी सहित कई विशिष्ट पैनलिस्ट शामिल होंगी। इसके अलावा प्रतिष्ठित लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक भी आयोजित किया जाएगा। खेल की खबरों में डेफलिम्पिक्स में भारत के अभिनव देशवाल ने 25 मीटर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने पहले ही विश्व रिकॉर्ड और डेफलिम्पिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी और अंतिम शॉट में तकनीकी खराबी आने के बावजूद बढ़त बनाए रखी। कोरिया की लीना सेंगहुआ ने रजत और यूक्रेन के फोमिन सेरही ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं फाइनल में भारत के चेतन हनुमंत सापकाल ने 5वें स्थान पर कब्जा किया। अभिनव की ये जीत भारत के लिए डेफलिम्पिक्स में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है और देशवासियों के बीच उत्साह का माहौल बना हुआ है। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।